Hello everyone, I am Arena International Master ऋषिकेश चौहान. Welcome to my YouTube channel. Shaolin Temple में आप सबका स्वागत है. Today we are going to analyze a game played between two of my students. So let's start. आइए शुरू करते हैं. E4, G6, D4, Bishop G7, NF3, C5. ब्लैक यहाँ पे स्नाइपर ओपनिंग खेल रहा है. Knight C3, C into D4, Knight into D4, Knight C6, Bishop E3, Queen A5, Queen D2. ये सब स्नाइपर ओपनिंग के फिक्स्ड मूव्स है या आप फिर कह सकते हैं बुकिश मूव्स है. Knight F6, Knight B3, Queen D8, Bishop E2. यहाँ पे वाइट शॉर्ट कैसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है. कैसल्स, कैसल्स एंड D6. स्नाइपर ओपनिंग में जो ये गेम शुरू हुआ था वो अभी सिसिलियन ड्रैगन डिफेंस में कन्वर्ट हो गया है. ये ओपनिंग को सिसिलियन ड्रैगन डिफेंस नाम कैसे दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. रशियन चेस मास्टर और एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल विज्ञानी थे. उनका नाम था फ्योडोर खोतिमिर्स्की. सन 1901 में उन्होंने ये देखा गया कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक का, ये पॉन स्ट्रक्चर स्टार कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र ड्रैको जैसा दिख रहा है. ड्रैको यानी कि ड्रैगन. ये जो फिडोर खोतिमिर्स्की है, इन्होंने ये ओपनिंग को ड्रैगन वेरिएशन ये नाम दिया. ये हो गया था सन 1901 में. ये ड्रैगन डिफेंस के बारे में मैंने और भी एक स्टोरी पढ़ी थी. मुझे पता नहीं अभी वो सच है कि झूठ है, बट जैसे कि आप ये पूरा ब्लैक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ. ये स्ट्रक्चर एक ड्रैगन जैसा दिख रहा है. ये जो ओपन सी फाइल है ये ड्रैगन का मुंह है जहाँ से वो ड्रैगन फायर करता है. एंड ये जो टेल है उसकी जहाँ पे बिशप बैठा है, ये दिस इज द ड्रैगन टेल. जैसे कि आपने सुना होगा कि ड्रैगन की ताकत उसके टेल में होती है. वैसे ही यहाँ पे ये जो G7 पे ड्रैगन बिशप है, ये बहुत ही स्ट्रांग बिशप है. ये अटैकिंग काम में यूज आता है एज वेल एज डिफेंसिव काम भी बहुत बढ़िया करता है ये. ये दो स्टोरीज है ना. ये ड्रैगन के टेल वाली स्टोरी सच है कि नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट जो पहले वाली जो स्टोरी थी, दैट इज टोटली अ ट्रू स्टोरी. यू कैन इवन गूगल दिस ऑन द इंटरनेट. आइए शुरू करते हैं. ये ड्रैगन डिफेंस में कन्वर्ट हो गया है. एंड यहाँ पे वाइट ने क्लासिकल वेरिएशन चूज किया है. We can say this is Sicilian Dragon's classical variation. There are many variations of Sicilian defense. Sicilian Dragon में there are two main variation. एक तो है ये क्लासिकल वेरिएशन जहाँ पे वाइट शॉर्ट कैसल करता है, और दूसरा है युगोस्लाव वेरिएशन जहाँ पे वाइट लॉन्ग कैसल करता है. युगोस्लाव वेरिएशन बहुत शार्प है. देयर आर मेनी सैक्रिफाइसेस इन दैट वेरिएशन. उससे कंपेयर किया गया तो उस क्लासिकल वेरिएशन थोड़ा शांत वेरिएशन है. आगे देखते हैं. B5. यहाँ पे B5 थोड़ा प्री मैच्योर हो गया. यहाँ पे ब्लैक को पहले पीसेस डेवलप करने चाहिए थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक खेल सकता था बिशप E6 या इवन बिशप D7 भी चल सकता था. देन लेटर ऑन रुक C8 चल सकता था, और फिर एक बार सब पीसेस लाइन अप करने के बाद ब्लैक सोच सकता था कि B5 एंड B4 का ब्रेक दे दे यहाँ पे. ये थोड़ा जल्दबाजी हो गया ब्लैक से. देखते हैं आगे कैसे हो गया. बिशप F3. ऑफ कोर्स द प्लान ऑफ बिशप F3 इज कि नेक्स्ट मूव में ब्लैक इज गोइंग टू प्ले B4, और B4 के बाद ये नाइट को मूव होना पड़ेगा यहाँ से. एंड वंस दिस नाइट इज मूव्ड अवे, देन ये E4 का पॉन फ्री में जा सकता है. ये सोचते हुए वाइट को यहाँ पे बिशप F3 खेलना पड़ा. बिशप G4. अगेन बिशप G4 ये थोड़ी अननेसेसरी एग्रेशन है. ये पोजीशन में इतना एग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं थी ब्लैक को. ब्लैक को पहले अपने पीसेस डेवलप करने चाहिए थे. अब बिशप G4 से क्या हो रहा है, ब्लैक का प्लान ये है कि उसे ये बिशप एक्सचेंज करना है यहाँ से, सो दैट आफ्टर नाइट इनटू बिशप ब्लैक कैन प्ले नाइट इनटू E3. अब ये E3 का बिशप ब्लैक के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका एक रीजन ये है कि ये जो ड्रैगन बिशप है यहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रांग बिशप है, और ये ड्रैगन बिशप को स्टॉप करने वाला एक ही पीस वाइट के पास है, दैट इज दिस E3 का बिशप.
सो इसलिए ब्लैक को ये डार्क स्क्वायर बिशप अपने नाइट के साथ एक्सचेंज करना है। ऑफ कोर्स वाइट ये होने नहीं देगा, बिकॉज अगर ये नाइट यहाँ पे आ भी गया तो भी वाइट विल प्ले बिशप जी1 एंड ही विल सिक्योर और ही विल प्रिजर्व हिज इंपॉर्टेंट बिशप। बट अगेन ये सब बिशप एक्सचेंज करने के चक्कर में वाइट ब्लैक ने कुछ मिस्टेक्स किए। फॉर एग्जांपल ये नाइट यहाँ पे हैंगिंग है, सो इफ वाइट प्लेज e5 ओवर हियर तो ये नाइट तो अंडर अटैक आएगा ही, ये भी नाइट अंडर अटैक है। एंड इफ दिस e6 का नाइट इज मूव्ड then you can see that even this rook will be under attack. So there are many loose pieces sitting up in black's position. So देखते हैं black white ने उसके कैसे फायदा उठाया। e5, of course e5 is a very good move. Now black is definitely going to lose a piece. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नाइट भी मर रहा है, ये बिशप इंटू नाइट भी जा रहा है, बिशप इंटू 8 भी जाएगा इफ दिस नाइट इज मूव्ड। सो बिशप इंटू f3, of course pawn into knight, bishop into pawn and rook into bishop. So यहाँ पे white को एक पीस एक्स्ट्रा मिल गया है, b4, knight d5, bishop into b2. Now ये पोजीशन में वो लॉस्ट पीस के बदले में ब्लैक के पास दो पॉन्स है। तो अगर मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो वाइट के पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट इन द मिडल गेम पॉन्स या फिर एक पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो ये मिडल गेम में वाइट का एक्स्ट्रा पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्लैक्स टू पॉन्स। सो देखते हैं आगे क्या हुआ। रुक b1, ऑफ कोर्स यहाँ पे वाइट रुक a f1 भी खेल सकता था, इवन वो रुक a d1 भी खेल, रुक a d1 इतना अच्छा नहीं है, सॉरी रुक a d1 खेल सकता था वो, बट उसने खेला रुक b1। Bishop a3 is a mistake. It's a serious positional mistake over here. Positional mistake क्या होती है कि पोजिशनल मिस्टेक में प्लेयर का कोई भी पीस या मटेरियल लूज नहीं होता है, बट उसके पोजीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो देखते हैं कि ये बिशप a3 इतना खराब मूव क्यों है। जैसे कि बिशप यहाँ पे था, सो ये बिशप यहाँ से अटैकिंग काम कर रहा था एंड एज वेल एज ही इज डूइंग सम डिफेंसिव वर्क ऑल्सो। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो पॉन्स है, ये तीनों पॉन्स वाइट स्क्वायर पे है। सो ऑल दीज पॉन्स आर कंट्रोलिंग ऑल द वाइट स्क्वायर्स ओनली। सो ये जो बीच वाले डार्क स्क्वायर्स है, ये बीच वाले डार्क स्क्वायर्स डिफेंड करने का काम ये ड्रैगन बिशप कर रहा था। बट जैसे कि ब्लैक ने यहाँ पे बिशप a3 खेला है, सो नाउ दिस बिशप नो लॉन्गर कैन कवर दो स्क्वायर्स, और उसका ही फायदा वाइट को उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स वाइट ने लॉजिकली खेला नाइट d4। सो नाइट d4 का आइडिया है कि आफ्टर नाइट इंटू नाइट वाइट कैन कैप्चर दैट नाइट विथ ईदर बिशप और विद द क्वीन। सो बिशप या क्वीन से मारने के बाद ये जो पूरा इंपॉर्टेंट डायगोनल है यहाँ पे वाइट का कंट्रोल आ गया, एंड नाउ वाइट कैन कंटिन्यू हिज अटैक इन दिस डायगोनल। Of course queen d4, rook c8, f5. f5 is a very important move. f5 में क्या हो रहा है, ये बिशप का डायगोनल ओपन हो गया है। सो यहाँ पे वाइट कैन प्ले बिशप h6 एंड देन लेटर ऑन ही इज थ्रेटनिंग क्वीन g7 चेकमेट। वन मोर आइडिया इज ही कैन प्ले रूक h3 एंड ही कैन स्टार्ट हिज अटैक थ्रू दिस h5। फोर्स्ड ब्लैक को एक खेलना ही पड़ा वो चेकमेट स्टॉप करने के लिए। Bishop g7, rook is under attack, again forced, rook f7, pawn into g6, h into g6, rook g1. Now in this position this pawn is under attack. आइए देखते हैं कि whether black can save this pawn. So यहाँ पे black cannot play g5 because g5 में क्या होगा, white will sacrifice the bishop. So bishop into g5, f into g5, रुक इंटू g5 चेक। रुक इंटू g5 चेक में रुक g7 आ नहीं सकता बिकॉज क्वीन इंटू g7 चेकमेट हो जाएगा। सो यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है। एक तो ब्लैक खेल सकता है किंग f8, बट किंग f8 में देयर विल बी क्वीन h8 चेकमेट। सो और एक ऑप्शन उसके पास दैट ही कैन गो टू h7, बट h7 में भी देयर विल बी अ क्विक चेकमेट आफ्टर क्वीन h4 चेकमेट। सो दैट इज वाई ये जो पॉन है यहाँ पे ये बचाना थोड़ा मुश्किल है। सो यहाँ पे अगेन ही कैन प्ले समथिंग लाइक बिशप किंग h7 ओवर हियर, बट किंग h7 आने के बाद देयर विल बी
क्वीन h4, एंड अगेन डिस्कवर्ड अटैक में देर विल बी लॉट ऑफ टैक्टिक्स कमिंग अप. सो इसलिए ब्लैक ने सोचा कि लेट्स गेट सम पीसेस ऑन द किंग साइड टू डिफेंड द किंग. नाउ किंग साइड डिफेंड करने के लिए कौन आ सकता है? सो देखते हैं. बिशप तो आना मुश्किल है बिकॉज बिशप इज ऑलरेडी ट्रैप्ड ओवर हियर. दिस रूक विल ऑल्सो टेक लॉट ऑफ मूव्स, तो रूक पहुंचना भी डिफिकल्ट है. सो दैट इज वाई ब्लैक प्लेड क्वीन c8. सो क्वीन c8 का प्लान ये था कि यहाँ से डायरेक्टली क्वीन आ सकती थी किंग साइड डिफेंड करने के लिए. वन मोर प्लान है क्वीन c8 का, दैट ब्लैक कैन प्ले क्वीन इंटू c2. क्वीन इंटू c2 के बाद ही गॉट फ्री पॉन. he can move his queen back to defend the king, and at the same time here black is threatening queen into b1 checkmate. So that is why queen c8 was played. Rook into g6 check, king h7, rook g3. यहाँ पे white का bishop hanging है, but black cannot touch the bishop because if he captures the bishop over here then he will be checkmated after queen h4. So that is why after rook g3, black played queen into c2. Now queen into c2 में there are many or few ideas for black. एक तो first of all simple idea ये है कि queen into b1 check दे के ये checkmate कर दे. दूसरा आइडिया है that after king h7 this queen can move back and defend all the weaknesses. या ये rook h7 में भी king defend हो सकता है. So that is why he played queen into c2 over here. Now let's find what white can do. यहाँ पे white के लिए एक अच्छी मूव थी कि वो queen d3 चेक दे सकता था. यहाँ पे queen d3 चेक का आइडिया ये है that after queen into d3, rook into d3, if black captures this hanging bishop over here then white will continue rook into a3, b into a3, and he is getting back his sacrificed rook. And again as you can see white is piece up, नॉट एग्जैक्टली पीस अप. एक पीस के बदले में दो पॉन्स है ब्लैक के पास. बट अगेन ये गेम या ये एंड गेम बहुत लंबा चलेगा एंड वाइट विल हैव टू विन आफ्टर अ लॉन्ग फाइट. सो वाइट ने ऑफकोर्स क्वीन d3 चेक दिया नहीं. क्वीन d3 चेक से भी बहुत ब्रिलियंट मूव वाइट के पास है एंड दैट ब्रिलियंट मूव इज क्वीन h4. Now why queen h4 is a brilliant move? Let's see. यहाँ पे black cannot play queen into rook check because then there will be a discovered attack. जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिशप साइड में होते ही ये चेक या फिर चेकमेट ही हो रहा है. So after this queen into b1 check, white is going to play bishop c1 checkmate. So that is why this rook is untouchable over here. So ये black ये rook को मार नहीं सकता यहाँ पे. So that is why black ने खेला king h8. Now king h8 का आइडिया ये है कि now whenever this bishops move away to give this discovered attack or discovered check, that time black can play either rook h7 or even he can play queen h7. लेकिन white के पास इसका भी आंसर तैयार था. white ने और एक ब्रिलियंट मूव किया दैट इज बिशप g7 डबल चेक. जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही मूव में दो अलग अलग पीसेस किंग को चेक दे रहे हैं. सो इट इज बिट डिफिकल्ट टू रिमूव डबल चेक. डबल चेक में सिर्फ किंग मूव कर सकते हैं. देयर इज नो अदर वे टू रिमूव डबल चेक. सो ब्लैक इज फोर्स्ड टू प्ले किंग g8 एंड नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं क्वीन h8 इज अ चेकमेट. सो ऑल दिस happens or all this easily checkmate is done after this serious mistake by black. जब ब्लैक ने मिस्टेक कमिट किया था तब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सीरियस मिस्टेक है बिकॉज इट वाज जस्ट अ बिशप का रैंडम मूव. कोई भी मटेरियल नहीं जा रहा था, कोई पीस नहीं मर रहा था, पॉन नहीं मर रहा था. बट बिशप a3 के वजह से जो मिस्टेक्स क्रिएट हो गए उसका फ़ायदा उठा के वाइट ने बहुत अच्छा अटैक लॉन्च किया. As you can see almost all the white pieces are used in the attack. बीच में ये भी एक पॉसिबिलिटी था कि अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे नाइट e7 चेक या फिर नाइट f6 चेक या सैक्रिफाइस पे आ रहा था. सो इसलिए ओपनिंग प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ओपनिंग में कुछ मिस्टेक्स करते हैं या फिर इंफीरियर मूव्स करते हैं तो उसका लॉस आपको मिडल गेम में हो सकता है. मिडल गेम में आपको मिस्टेक्स की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है. So that is why opening preparation is important.
सो आई होप आपको ये गेम बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपके एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया रहेगा। सो अगर आपने गेम ये एंजॉय किया है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आगे देखने के लिए मिले। सो थैंक यू वेरी मच। सो जल्दी मिलते हैं एक नए गेम के साथ।